नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 20 जनवरी 2023 के डेली न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। जो आज की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम बैक्स गे लॉयर सौरभ किरपाल फॉर हाई कोर्ट जज। इसके रिस्पेक्ट में सुबह में एक शॉर्ट वीडियो, लेकिन क्रक्स वाली वीडियो, हर चीज आपको समझाते हुए ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो एक बार आप उसको देख लीजिएगा। एक दो पॉइंट्स यहां डिस्कस कर लेंगे। पीएम जैकिंडा अर्डन जो कि न्यूजीलैंड की हैं, उन्होंने बोला कि अब उनके पास ज्यादा काबिलियत बची नहीं है एज अ प्राइम मिनिस्टर रूल करने की, तो वो रिजाइन कर रही हैं। 37 साल की लेडी थी, लगभग 5-5.5 साल वो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रहे चूंकि न्यूजीलैंड की, अब उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो इस न्यूज को देखेंगे। मुझे इस न्यूज को सुन के बड़ा अजीब लगा जैकिंडा अर्डन वाली, क्योंकि दुनिया भर में देखिए कूप्स हो रहे हैं, लोग ताकत हथियाना चाह रहे हैं। अफ्रीका में कितने कूप हुए हैं, एशिया में कितने हुए हैं। अब उस रिस्पेक्ट में आप देखो तो यूएस में डेमोक्रेटिक सेटअप में भी डोनाल्ड ट्रंप क्या बवाल कर रहे हैं। चाइना में जी जिनपिंग अपनी ताकत को कंसोलिडेट करने के लिए कितने लोगों को मार दिया। और वहीं पे न्यूजीलैंड के अंदर जैकिंडा अर्डन, जो कि जिनके ऊपर अपनी पार्टी की तरफ से उतना प्रेशर नहीं था हटने का, तब भी वो वॉलंटरली बेसिस पे रिजाइन कर गई। और उसके बाद अपने हस्बैंड को बोल रही कि लेट्स गेट मैरिड, अपने बच्चे को बोल रही कि अब मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी, पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी। तो ये बहुत ही आप कह सकते हो एक अनकॉमन सी चीज यहां पे देखने को मिली है। इस न्यूज को एक बार देख लेंगे। फिर पॉक्सो विक्टिम से रिलेटेड जब भी बेल हियरिंग्स होंगी, तो उस केस में जो ओवरऑल विक्टिम है उसका बेल हियरिंग्स में प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। क्या होता है कि पॉक्सो के अंदर ओवरऑल किसी इंडिविजुअल ने किसी माइनर के अगेंस्ट क्राइम कमिट किया, सेक्सुअल क्राइम, उस केस में उस एक्यूज्ड की बेल प्रोसीडिंग्स के समय पे। फिर अगली न्यूज, नेशनल एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई है। ये फार्मिंग और नॉन फार्मिंग दोनों प्रकार के प्रोडक्ट्स को 3 महीने के अंदर एक्सपोर्ट करने लगेगी। इसको क्या है ये देखेंगे। फिर वुमेन ऑफिसर्स को जल्दी ही कमांड पोजीशन में रखा जाएगा, कॉलोनल की रैंक में रखा जाएगा। ये क्या है इसको देखेंगे। एक स्टडी के हिसाब से कोविड-19 के बावजूद भी बहुत सारी लड़कियां फिर से ओवरऑल एजुकेशन के ब्रैकेट के अंदर आई हैं। तो ये जो कहा जा रहा था कि कोविड-19 के चलते बच्चों का स्कूल छूट गया, लड़कियों की एजुकेशन छूट गई, ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। इससे रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं, इसको देखेंगे। और कुछ पेंशन रिफॉर्म्स यहां पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं इमैनुअल मैक्रोन द्वारा फ्रांस के अंदर। अब उस बात को लेकर फ्रांस में भयंकर प्रोटेस्ट हो रहा है। अब आप देखो, इंडिया के अंदर 60 साल रिटायरमेंट एज है, इसको सरकार 58 करने की बात कर रही है। तो इतना बवाल हो रहा है कि रिटायरमेंट एज कम क्यों कर रहे हो। इनफैक्ट इंडिया के अंदर लोग चाहते हैं कि 60 से 62 या 64 करो रिटायरमेंट एज। फ्रांस के अंदर रिटायरमेंट एज 62 है, उसको 64 करने की बात कर रहे हैं। तो खुश होना चाहिए ना लोगों को, लेकिन वहां पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बवाल कर रहे हैं। तो किस प्रकार से काम करता है ये फ्रांस का पेंशन सिस्टम, और लोग रिटायरमेंट एज के बढ़ने से नाराज क्यों हो रहे हैं। अगर यही फिनोमिना इंडिया में होता तो लोग खुश हो जाते। तो ये क्या सीन है, इसको समझने की यहां पे कोशिश करेंगे। फिर एडिटोरियल में पॉक्सो एक्ट के एप्लीकेशन को लेकर एक आर्टिकल है, मिडिल स्कूल चिल्ड्रन को लेकर एक आर्टिकल है, जियोपॉलिटिकल लेंस इन श्रीलंका, यहां पे इंडिया चाइना की फाइनेंसिंग और श्रीलंका की इकोनॉमिक हालत, इन सब चीजों के बारे में बात की गई है। तो वो मैंने अलग से डिस्कस नहीं किया है, काफी आर्टिकल्स से रिलेटेड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इनएविटेबल जियोपॉलिटिकल लेंस वाला आर्टिकल मैं आपसे डिस्कस नहीं कर रहा हूं। क्लैरिटी एंड पर्पस से रिलेटेड एक आर्टिकल मैं यहां पे आपके साथ डिस्कस करूंगा, इंटरेस्टेड पार्टी। तो 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, चारों मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन दोस्तों, चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे लेक्चर की पीडीएफ और नोटिफिकेशन दोनों आपको मिल जाएगी। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लेक्चर को शेयर करें, जितना ज्यादा आप लेक्चर को शेयर करोगे उतनी ही यूट्यूब की एल्गोरिथम इस लेक्चर को प्रमोट करेगी, एंड दैट इज द ऑब्जेक्टिव। चलिए वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं। यू कैन से दैट अगेन, मतलब टू एक्सप्रेस एग्रीमेंट विद समथिंग दैट वाज जस्ट सेट। मतलब ओवरऑल आपने किसी चीज में हामी भरी और एक फिर से आपसे अप्रूवल लेने के लिए फिर से आपको उस चीज से लेके हामी भरवाई गई। वाओ, यू कैन से दैट अगेन, समझ गए। तो एक तरीके का फ्रेज है ये, इसमें कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है, बट ठीक है, डिस्कस कर लिया। तो पहली न्यूज जो कि मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, जीएस पेपर 2 इलेक्शन। तो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने फिर से अपने रिजॉल्व को यहां पे सबमिट किया है। फिर से सौरभ किरपाल का नाम टू बी अपॉइंटेड एज दिल्ली हाई कोर्ट जज यहां पे रिकमेंड किया गया। टाइमलाइन में आपको पहले बता चुका हूं, 2017 में दिल्ली हाई कोर्ट के कॉलेजियम ने नाम रिकमेंड किया था, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 2021 में इसको अप्रूव किया। लेकिन 25 नवंबर 2022, अब एग्जैक्ट मुझे डेट याद नहीं, नवंबर 2022 के लगभग केंद्र की सरकार ने यह नाम रिटर्न कर दिया टू द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम फॉर रिकमेंडेशन। केंद्र की सरकार ने बोला क्या कि भाई रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के लेटर्स को यहां पे फॉरवर्ड किया गया। चूंकि मिस्टर किरपाल के पार्टनर एक स्विस नेशनल है, उनके साथ एक इंटीमेट रिलेशनशिप में है, अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लिए ओपन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेम सेक्स मैरिज इंडिया के अंदर अलाउड नहीं है। दूसरा,
ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी बनने वाले हैं दिल्ली हाईकोर्ट के जज, और इनके जो पार्टनर है वो भी स्विस नेशनल है और वो भी स्विट्जरलैंड की सरकार के बिहाफ में न्यू दिल्ली में काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल इनका जज बनना सही नहीं है, ऐसा केंद्र की सरकार ने बोल दिया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन अच्छा एक और चीज है, लॉ मिनिस्टर ने, यूनियन लॉ मिनिस्टर ने अप्रैल 2021 में बोला था कि जो मिस्टर सौरभ किरपाल साहब है ना, ही हैज आर्डेंट इन्वॉल्वमेंट एंड पैशनेट अटैचमेंट टू गे राइट्स। तो बेसिकली चूंकि गे राइट्स के साथ ये एक लिमिट से ज्यादा इन्वॉल्व और एसोसिएटेड हैं, तो कल की डेट में अपनी कोर्ट रूलिंग्स में ये गे राइट के रिस्पेक्ट में कोई बायस्ड या प्रेजुडाइज्ड जजमेंट भी दे सकते हैं। तो ये 3-4 पॉइंट्स उठाए गए थे सौरभ किरपाल के अगेंस्ट, और इस बात को लेकर इनके अपॉइंटमेंट को केंद्र की सरकार द्वारा वापस भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि इन पॉइंट्स का नेशनल सिक्योरिटी से कोई लेना देना नहीं है। इनके स्विस पार्टनर है, स्विट्जरलैंड एक फ्रेंडली नेशन है, तो उसके साथ पार्टनर होना इज नॉट अ बेरिंग ऑन नेशनल सिक्योरिटी। अगर कोई गे राइट्स को एस्पाउस करता है तो ऑलरेडी गे राइट्स को इंडिया के अंदर रिकॉग्नाइज किया गया है, होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज किया गया है सेक्शन 377 को हटा के, तो वो भी यहां पे एक इशू नहीं है। तो कुल मिला के सौरभ किरपाल के अपॉइंटमेंट में जो भी प्रॉब्लम्स रेज की यहां पे केंद्र की सरकार ने, उसको रिफ्यूट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने फिर से इनका नाम रिकमेंड किया। अब केंद्र की सरकार अपॉइंट करेगी नहीं करेगी ये तो भाई देखो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज, जीएस पेपर 2 जुडिशरी इश्यूज विद चिल्ड्रन, प्रेजेंस ऑफ पॉक्सो विक्टिम्स ड्यूरिंग बेल हियरिंग्स हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन देयर साइकी, दिल्ली हाईकोर्ट। तो पॉक्सो एक्ट की जो भी प्रोसीडिंग्स चलती है उसमें क्या है, अब जब बेल प्रोसीडिंग होगी, देखिए पॉक्सो एक्ट के अंदर किसी के ऊपर इल्जाम लगाया गया तो नेचुरली वो इंडिविजुअल अपने आप को डिफेंड करेगा। अब कई बार जब इंडिविजुअल अपने आप को डिफेंड करता है तो जो डिस्कशंस होते हैं वो बहुत ज्यादा इमोरल भी हो जाते हैं, क्योंकि जब इंसान अपनी खाल बचाने पे आता है तो वो कुछ भी बकवास करने लगता है। उसने क्राइम किया हो चाहे उसने क्राइम नहीं किया हो, उसने क्राइम नहीं भी किया है ना तो भी वो झूठ मूठ बातें बोल के अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। तब किसी इंडिविजुअल के ऊपर अगर सेक्सुअल ऑफेंस लगाए, रेप के चार्जेस लगे हैं, तो वो अपने आप को बचाने के लिए जिसने रेप के चार्जेस लगाए हैं उसके ऊपर लांछन लगाएगा, उसको कैरेक्टरलेस बोलेगा, बहुत प्रकार की बातें होंगी। तो जब भी पॉक्सो से रिलेटेड प्रोसीडिंग्स चलती हैं उसमें एलिगेशंस, एक्विजिशंस, इंटीग्रिटी और कैरेक्टर को डाउट करना, उसकी फैमिली के ऊपर क्वेश्चन उठाना, ये सब बहुत सारी चीजें होती हैं। तो दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने बोला है कि जब भी सेक्सुअल ऑफेंसेस में बेल पिटीशन में आर्गुमेंट होते हैं ना, तो जुडिशियल ऑफिसर्स, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स और पुलिस को यह बात ध्यान रखनी है कि चाइल्ड विक्टिम ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस की साइकी के ऊपर एडवर्स इंपैक्ट ना आए। क्योंकि जेन्युइनली अगर किसी बच्ची या बच्चे के अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है और बेल पिटीशन में खड़े होके उसने जिसने ऑफेंस किया है वो उसी के ऊपर इल्जाम लगा रहा है, तो उसकी साइकी, उसकी मेंटल हालत पे इंपैक्ट आ सकता है। और जज साहब ने इस मुद्दे को उठाया जो कि रिसेंटली ही दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के बिहाफ पे जो वकील थे, जो काउंसिल थे, उन्होंने यहां पे बोला कि देखिए सर, ये जो पॉक्सो केसेस में विक्टिम्स हैं इनको कई बार फिजिकली या कई बार वर्चुअली ओवरऑल इन प्रोसीडिंग्स में प्रेजेंट होना होता है और इन प्रोसीडिंग्स में उल्टे सीधे इल्जाम वगैरह लगाए जाते हैं तो उनके दिमाग पे इंपैक्ट आ सकता है। तो इसी कंटेक्स्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के जज साहब ने यहां पे बोला है कि जो भी जुडिशियल ऑफिसर्स, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, पुलिस वगैरह के लोग, एडवोकेट्स इस पब्लिक चीज में इन्वॉल्व हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चों की साइकी पे कोई एडवर्स इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। ओके, ओवरऑल बेल पिटीशन के समय पे बच्चे से या ना बोला जाए या बच्चे को काउंटर क्वेश्चन ना किया जाए। अगर उसका यहां पे प्रेजेंट रहना जरूरी है तो उसको आप वर्चुअली प्रेजेंट कर सकते हो। और कई बार क्या होता है कि जिस विक्टिम के अगेंस्ट क्राइम किया गया है उससे उसकी राय जरूर पूछी जाती है कि ये जो तुम्हारे अगेंस्ट एक्यूज्ड है इसको बेल दी जाए या ना दी जाए। तो ऐसे केस में आप ये क्वेश्चन बहुत आराम से बिना उसे ट्रॉमेटाइज करे पूछ सकते हो। बार बार बेल पिटीशन में उल्टे सीधे सवाल उसके सामने पेश करना, वो भी फिजिकली उस एक्यूज्ड के सामने खड़े होकर फेस करना जिसने उसको वायलेट किया है, ये अपने आप में उसकी साइकी, उसकी मेंटल बैलेंस के लिए खतरनाक हो सकता है। तो ये सब बातें ओवरऑल यहां पे बताई जा रही। कोर्ट में प्रेजेंस बहुत ही रेगुलेटेड होनी चाहिए उस पर्टिकुलर विक्टिम की, क्योंकि हर विक्टिम हो सकता है इतना मेंटली स्ट्रांग ना हो कि वो इस प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स को झेल पाए। उसकी साइकी पे इंपैक्ट आ सकता है कि एक इंडिविजुअल जिसने उसके अगेंस्ट अगर सच में जेन्युइनली क्राइम किया हो और वही इंडिविजुअल उसके अगेंस्ट अपनी बेल के लिए इल्जाम लगा रहा हो, तो ये हाईली डिमोरलाइजिंग हो सकता है। आप सोच के देखिए, ये सब चीजें हैं ओवरऑल यहां पे। अब गाइडलाइंस क्या बोलती हैं? गाइडलाइंस के हिसाब से कोर्ट के सामने वर्चुअली विक्टिम को लेके आना है या तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा या सपोर्ट पर्सन के द्वारा, और इसमें असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। ठीक है भाई। अब क्या है भाई
कि गाइडलाइंस ने हाइब्रिड फॉर्म ऑफ हियरिंग ऑफ बेल एप्लीकेशन भी बोला है। हाइब्रिड फॉर्म मतलब कि फेस टू फेस एक्यूज्ड और विक्टिम को आने की जरूरत नहीं है, इससे विक्टिम का रीट्रॉमेटाइजेशन होता है। तो आप विक्टिम को ओवरऑल वर्चुअल मोड पे ले आओ और उस पर्टिकुलर हीलिंग का केवल उतना ही हिस्सा दिखाओ जितना उस विक्टिम के लिए इंपॉर्टेंट, उससे ज्यादा दिखाओ ही मत। उसकी फिजिकल प्रेजेंस को पूरी कोर्ट प्रोसीडिंग के समय पे इंश्योर करना या फिर वर्चुअल प्रेजेंस को पूरी कोर्ट प्रोसीडिंग के समय पे इंश्योर करना, ये एक प्रॉपर और डिजायरेबल स्टेप नहीं है। तो ये यहां पे बोला जा रहा है। नेक्स्ट, जीएस पेपर 2 फार्मिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, नेशनल एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी टू एक्सपोर्ट फार्म नॉन फार्मिंग प्रोडक्ट्स इन 3 मंथ्स। देखिए, इफ्को द्वारा प्रोड्यूस किए गए नैनो फर्टिलाइजर्स और अमूल द्वारा प्रोड्यूस किए गए डेयरी प्रोडक्ट्स, ये जल्दी ही एक्सपोर्ट किए जाएंगे देश के फर्स्ट एवर नेशनल एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा। नेशनल एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी को यूनियन कैबिनेट ने 11 जनवरी को बनाया था। इस पर्टिकुलर सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन अगले कुछ दिनों में पूरा हो जाएगा और ये अपने पहले कंसाइनमेंट को अगले 3 महीने में एक्सपोर्ट करेगा। देखिए, इंडिया में बहुत से कोऑपरेटिव्स हैं। कुछ लीडिंग कोऑपरेटिव्स की बात की जाए तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ्को, देन कृषक भारतीय कोऑपरेटिव लिमिटेड क्रिबको, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नाफेड, ये सब बहुत सुने हुए होंगे आपने। फिर अमूल, जिसको आप बोलते हो गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन GCMMF, फिर एक है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये बड़े बड़े नाम है कोऑपरेटिव फील्ड में। तो इन सब कोऑपरेटिव्स ने 100 करोड़ रुपया डाला है किसे बनाने के लिए, नेशनल एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाने के लिए। इस पर्टिकुलर सोसाइटी का ऑथराइज शेयर कैपिटल होगा 2000 करोड़ रुपए, पूरे देश में ये ऑपरेट करेगा। इसका रजिस्टर्ड ऑफिसर दिल्ली में है। तो ये एक्सपोर्ट करेगा प्रोडक्ट्स, और चूंकि इन सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी ने पैसा डाला है तो इन सबके प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करेगा। तो चाहे दूध हो, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, चाहे वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो, हर प्रकार के प्रोडक्ट को, चाहे वो फार्म प्रोडक्ट है, नॉन फार्म प्रोडक्ट है, ये नेशनल एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी बेचेगी। तो बेसिकली नेशनल एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक प्रोफेशनल मैकेनिज्म के तहत इंडिया की कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा मेड प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेगी। अब वैसे ऐसा नहीं है कि अभी जो कोऑपरेटिव्स है वो एक्सपोर्ट नहीं करती। जैसे आप अमूल की बात कर लो, इफ्को की बात कर लो, ये अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती हैं टू कंट्रीज लाइक ब्राजील, फिलीपींस, केनिया एंड कनाडा। लेकिन चूंकि हमारा सरकार का जो फोकस है वो एक्सपोर्ट प्रमोशन पे, हम आप कह लो प्रोफेशनल तरीके से अपने फूड प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो जो एग्रीकल्चर फूड ग्रेन्स, पल्सेस ऑयल सीड्स, हॉर्टिकल्चर फ्रूट वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, एरोमेटिक प्रोडक्ट्स, डेयरी, पोल्ट्री, लाइव स्टॉक, फिगर, शुगर, स्पाइसेस, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, इन सब फील्ड में जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी ना, उन सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रोडक्ट्स को प्रोफेशनल तरीके से एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेगा नेशनल एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी। और ये सच में इस प्रकार के जो इनिशिएटिव्स हैं वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं एक्सपोर्ट में। चाइना में इस प्रकार के इनिशिएटिव्स काफी सक्सेसफुल हुए हैं। अलग अलग सेक्टर्स में कोऑपरेटिव्स का कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा है। फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में कोऑपरेटिव्स 28.8% कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं 35%। शुगर प्रोडक्शन में 30.6% कोऑपरेटिव्स कंट्रीब्यूट करते हैं। प्रोक्योरमेंट ऑफ मार्केटेबल सरप्लस ऑफ मिल्क में 17.5% कंट्रीब्यूट करते हैं कोऑपरेटिव्स। तो अपने आप में ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसमें एक फार्मर या आर्टिसन एक क्वालिटी प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन उस क्वालिटी प्रोडक्ट को सही प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने के एवेन्यूज उसके पास अवेलेबल नहीं है, ये एवेन्यूज प्रोफेशनल तरीके से अवेलेबल करवाएगी नेशनल एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी। इससे ओवरऑल जो लोग प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको ठीक ठाक पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ इंडिया का एक्सपोर्ट वॉल्यूम बढ़ेगा, हमारे प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में मार्केट किया जाएगा। इंटरनेशनल मार्केट्स की रिक्वायरमेंट को प्रोफेशनल तरीके से समझेगा ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से गुड्स का प्रोडक्शन इंश्योर करेगा और फिर इनको बेचेगा। देश के अंदर 8.54 लाख रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव्स हैं जिनके 29 करोड़ मेंबर हैं। ये सब कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर नेशनल एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी से बेनिफिट करेंगे। ये पर्टिकुलर सोसाइटी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, इससे अलग है। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल सिर्फ एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है पोटेंशियल मार्केट्स के बारे में। देश विदेश में जो भी पोटेंशियल मार्केट्स हैं जहां पे प्रोडक्ट्स बेचे जा सकते हैं उनको प्रमोट करता है या उनके बारे में अवेयरनेस फैलाता है। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल सिर्फ फैसिलिटेटर की तरह काम कर रहा है, लेकिन ये जो नेशनल एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी बन रही है ग्राउंड लेवल पे उतरेगी, एक्चुअल ऑपरेशन करेगी ग्राउंड लेवल पे, एंड टू एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करेगी। ये फॉरेन बैंक अकाउंट भी खोलेगी, जितने भी नेसेसरी परमिशंस चाहिए किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने की ये भी यहां पे लाएगी। फॉरेन मार्केट्स में जाके इंडियन प्रोडक्ट्स को मार्केट भी करेगी। तो बहुत से काम ये करेगी।
फॉरेन कंट्रीज में कंसल्टेंट हायर किए जाएंगे इस पर्टिकुलर कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा, ताकि इंडियन प्रोडक्ट्स को वहां पे मार्केट किया जा सके, इंडियन प्रोडक्ट्स के फुटप्रिंट को वहां पे एक्सपेंड किया जा सके। इंडिया ऑलरेडी हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स, खादी और अदर प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट हाउस है। इस एक्सपोर्ट हाउस को और प्रोफेशनल बनाने की कोशिश करेगी ये सोसाइटी। ठीक है भाई। फिर नेक्स्ट न्यूज जीएस पेपर 3-1 डिफेंस वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन ऑफिसर्स इन कमांड सून। तो जल्दी ही आर्मी ने प्रोसेस शुरू कर दिया है फॉर द सिलेक्शन ऑफ वुमेन ऑफिसर्स फॉर कमांड पोस्टिंग्स इन द रैंक ऑफ कर्नल। कोलोनल की रैंक में ओवरऑल वुमेन ऑफिसर्स बहुत कम है, ज्यादातर ये जो डोमेन है वो मेल ऑफिसर्स का है। तो यहां पे वुमेन ऑफिसर्स को भी कोलोनल की रैंक के लिए सेलेक्ट किया जाएगा, जल्दी ही इनको कमांड पोस्टिंग दी जाएगी। मैं बता दूं ये कमांड पोस्टिंग सारी आर्म्स और सर्विसेज डिवीजन में दी जाएगी अदर देन कॉम्बैट। कॉम्बैट में अभी भी वुमेन को कोलोनल रैंक नहीं दी जाएगी। तो जो वुमेन ऑफिसर्स स्पेशल नंबर 3 सिलेक्शन बोर्ड है, इसको कंडक्ट किया जा रहा है फॉर प्रमोशन फ्रॉम द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल टू कर्नल फ्रॉम 9 जनवरी टू 22। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था 2021 का, इसने ओवरऑल कहा था कि वुमेन को परमानेंट कमीशन मिलना चाहिए। इंडियन आर्मी ने परमानेंट कमीशन दिया भी गया है। अभी के लिए 224 वुमेन ऑफिसर्स को प्रमोशन के लिए कंसीडर किया जा रहा है। 108 वैकेंसीज हैं 1992 बैच से लेकर 2006 बैच तक की। तो आर्म्स और सर्विसेज में इंजीनियर, सिग्नल्स, आर्मी एयर डिफेंस इंटेलिजेंस कॉर्प्स, आर्मी सर्विस कॉर्प्स, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर कॉर्प्स के अंदर ओवरऑल इन वुमेन को परमानेंट कमीशन के तहत हायर रैंकिंग्स, कोलोनल तक की रैंकिंग्स पे डिप्लॉय किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देते वक्त साफ साफ बोला था कि जब सिविल सर्विसेज में आईएएस, आईपीएस में वुमेन लीड कर सकती हैं तो आर्मी में वुमेन लीड क्यों नहीं कर सकती हैं। हालांकि अभी भी एक लूप होल है यहां पे, कर्नल रैंक में, कॉम्बैट में अभी भी वुमेन को कोलोनल लेवल की रैंकिंग्स की पोस्टिंग नहीं दी जाती है। वो आगे आने वाले समय में कितने दिन में दी जाएगी वो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। देखिए, कोलोनल कॉम्बैट रोल में अगर वुमेन को कोलोनल की पोस्टिंग मिलनी है तो कहीं ना कहीं वॉर फील्ड में वुमेन को अपने आप को उतारना पड़ेगा, और वुमेन इससे घबराती नहीं है। वो वॉर फील्ड में भी आने के लिए तैयार है, वो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे पेट्रोलिंग करने के लिए भी तैयार है। तो धीरे धीरे करके चीजें बदल रही हैं और आगे आने वाले समय में हम और वुमेन ऑफिसर्स को लीडरशिप रोल में देखेंगे, जो कि एक बहुत ही प्रोग्रेसिव चीज है। क्योंकि ऑलरेडी यूएसए और इजराइल जैसी कंट्रीज में ये पॉसिबल हो चुका है, इंडिया में होना बाकी है। तो पहली बार ऐसा हुआ कि जो 5 वुमेन ऑफिसर्स हैं उन्होंने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कोर्स को कंप्लीट किया, डिफेंस सर्विसेज टेक्निकल स्टाफ कोर्स को कंप्लीट किया पिछले साल, जो कि हर साल होता है सितंबर के महीने में। उसके बाद ये 5 महीने की ऑफिसर्स 1 साल का कोर्स करेंगी, और उसके बाद जो भी इनकी परफॉर्मेंस है ट्रेनिंग के दौरान, उसके हिसाब से इनको कमांड अपॉइंटमेंट्स दिए जाएंगे। इनफैक्ट कॉर्प्स ऑफ आर्टिलरी के अंदर भी वुमेन ऑफिसर्स को इंडक्ट किया जाएगा, ऐसा आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने अनाउंस किया था। ठीक है भाई। फिर एक स्टडी कंडक्ट की गई है, ये स्टडी कंडक्ट की गई एनजीओ प्रथम एनुअल स्कूल एजुकेशन रिपोर्ट 2022 के द्वारा, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन ने की। मैं बता दूं आज की डेट में इससे रिलेटेड एक एडिटोरियल आर्टिकल भी है। तो इस पर्टिकुलर स्टडी का यह बोलना है कि 2018 के कंपैरिजन में 2022 में लेस नंबर ऑफ गर्ल्स आर आउटसाइड स्कूल। तो मतलब ओवरऑल गर्ल्स का स्टडी में जो पार्टिसिपेशन रेट है, गर्ल्स का जो स्कूल जाने का रेट है, वो ओवरऑल घटा नहीं है, बढ़ा ही है। कब? 2018 को अगर आप 2022 से कंपेयर करते हो तो 2022 में 11 से 14 साल की जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, जो स्कूल में एनरोल्ड हैं, या फिर कह लीजिए जो नहीं इनरोल्ड है, वो है 2%। 2018 में 4.1% ऐसी बच्चियां थी जो कि 11 से 14 साल की एज ग्रुप में आती थी और स्कूल में एडमिशन नहीं था उनका। लेकिन 2022 में 11 से 14 साल की एज ग्रुप की 2% बच्चियां ही ऐसी हैं जिनका स्कूल में एडमिशन नहीं है। तो ये एक प्रोग्रेसिव फिगर है। अगर यूपी के लिए देखो तो यूपी के अंदर 4% ऐसी बच्चियां हैं 11 से 14 साल की जिनका स्कूल में एडमिशन नहीं है। तो कुल मिला के ये डाटा इस बात को पॉइंट आउट कर रहा है कि वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, बट कोविड के समय पे ये बोलो कि बच्चियों का स्कूल में एनरोलमेंट नहीं हुआ, ये पर्टिकुलर फिगर गलत बता रहा है। और ये सरकारी रिपोर्ट नहीं है, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की एसर रिपोर्ट है। तो ओवरऑल आप ये बोलो कि सरकार डाटा मैनिपुलेशन करके रिपोर्ट निकाल ली, तो वो भी यहां पे सही नहीं बैठता। फिर 11 से 14 साल की बच्चियों की बात कर लिए, अब हम थोड़ी ज्यादा हायर एज ग्रुप की बच्चियों की बात करें तो 15 साल 16 साल की एज गैप की लड़कियों की अगर बात की जाए तो 15 से 16 साल की एज ग्रुप की 13.5% लड़कियां 2018 में स्कूलों में एनरोल्ड नहीं थी, लेकिन 2022 में केवल 7.8% ऐसी बच्चियां हैं 15 से 16 साल की जो स्कूल में एनरोल्ड नहीं है। तो मतलब ये एसर रिपोर्ट एक प्रोग्रेसिव फिगर बता रही है कि हाँ भाई, लड़कियों का जो स्कूल में एनरोलमेंट है पढ़ाई के लिए वो बढ़ा है।
अगर आप देखो तो 3 राज्य ऐसे हैं 15 से 16 साल की एज ग्रुप की लड़कियों के जहां पे 10% से ज्यादा लड़कियां स्कूलों में नहीं है। जैसे मध्य प्रदेश है 17% पे, उत्तर प्रदेश है 15% पे, छत्तीसगढ़ है 11.2% पे। ठीक है, अब स्टेट वाइज अगर फिगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 11 से 14 साल की 7.9% बच्चियां 2018 में स्कूल से बाहर थीं, लेकिन यह नंबर उत्तर प्रदेश में 2022 में हो गया 4.1%। वहीं पर अगर 15 से 16 साल की एज ग्रुप की बात की जाए तो 22.2% बच्चियां उत्तर प्रदेश में 2018 में 15 से 16 साल की स्कूल के बाहर थीं, और यह नंबर 2022 में हो गया है 15%। हरियाणा के लिए देखा जाए तो 11 से 14 साल की एज ग्रुप में नंबर 2.3% था 2018 में, 2022 में 1% हो चुका है, और 15 से 16 साल के लिए 2018 में 6.8% था, 2022 में 4.7% हो चुका है। सरकार का यह मानना, उस पर्टिकुलर रिपोर्ट का यह मानना है कि जो समग्र शिक्षा अभियान नाम का इस सेकेंडरी एजुकेशन का प्रोग्राम चलाया गया है सरकार के द्वारा, इसने कहीं ना कहीं ओवरऑल जो फिगर्स हैं गर्ल एजुकेशन से रिलेटेड इनको इंप्रूव किया है। अगली न्यूज, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल न्यूज, पीएम जैकिंडा अर्डर्न टू क्विट। जहां दुनिया भर में अलग अलग लीडर्स पावर को क्लिंग ऑन करने के लिए लड़ रहे हैं, किसी भी हाल में सत्ता चाहिए, ताकत चाहिए, कुर्सी चाहिए, वहीं पे प्राइम मिनिस्टर जैकिंडा आर्डर्न ऑफ न्यूजीलैंड 19 जनवरी को इन्होंने बोला कि चूंकि अब मेरे अंदर उतनी जान नहीं है, ठीक है ना, उतना टैंक नहीं है कि मैं इस पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोस्ट को संभाल सकूं, इसलिए मैं न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से रिजाइन करती हूं। ये 7 फरवरी तक अपने ऑफिस को देखेंगी। 14 अक्टूबर को जनरल इलेक्शन है, तो आराम से अक्टूबर के जनरल इलेक्शन से तो प्राइम मिनिस्टर बन सकती थी और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के लिए लड़ भी सकती थी, क्या पता री इलेक्ट भी हो जाती, लेकिन इन्होंने ओवरऑल ये कुर्सी छोड़ दी। और मैं बता दूं, जैकिंडा आर्डर्न कोई ये मत सोचिएगा कि ये अनपॉपुलर प्राइम मिनिस्टर थी। 2020 में न्यूजीलैंड में एक फिनोमेना देखने को मिला, जैकिंडा मैनिया। जैकिंडा मैनिया मतलब न्यूजीलैंड के लोग फर्मेंट एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे, मतलब बहुत ज्यादा पैशनेटली जैकिंडा अर्डर्न की प्राइम मिनिस्टरशिप को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है ना। हालांकि कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन के चलते, रिसेशन के चलते, कंजर्वेटिव अपोजिशन के चलते जैकिंडा अर्डर्न की पॉपुलैरिटी थोड़ी घटी भी है। रिसेंटली जो कंजर्वेटिव अपोजिशन है उसने कुछ ज्यादा सीटें जीती भी हैं, बट कहीं से भी ये नहीं है कि हाँ भाई जैकिंडा अर्डर्न बिल्कुल ही अनपॉपुलर हो गई कि इनको कुर्सी से हटा दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने यहाँ रिजिग्नेशन देते वक्त इन्होंने क्या बोला, आई एम नॉट लिविंग बिकॉज इट वॉज हार्ड, हैड दैट बीन द केस आई प्रोबेबली वुड हैव डिपार्टमेंट 2 months इनटू द जॉब। मतलब ये कह रही है कि अगर सच में ये नौकरी बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, मेरे बस की नहीं होती, तो मैं 2 महीने में ही प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी छोड़ देती। मैं 5 से 5.5 साल अगर प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर टिकी हूं तो मैं इस काम को कर सकती थी, लेकिन अब चूंकि ये प्रिविलेज्ड रोल है, इसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती, तो जब तक मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकती थी तब तक मैंने उठाया। अब चूंकि मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट हैव इनफ इन द टैंक टू डू जस्टिस, इसलिए मैं इस रिस्पॉन्सिबल पोस्ट को छोड़ रही हूं, कोई इस रिस्पॉन्सिबल पोस्ट को संभालेगा, ऐसा जैकिंडा अर्डर्न ने बोला है। 2 लगातार इलेक्शन ही जीते हैं। कोरोना वायरस पैंडेमिक के समय पे जैकिंडा आर्डर्न की काफी तारीफ की गई थी, जो कि न्यूजीलैंड वन ऑफ दोज कंट्रीज थी जो कि कहीं ना कहीं कोविड के कहर से काफी कम अफेक्टेड थी। हालांकि इनकी जो जीरो टॉलरेंस स्ट्रेटजी थी, इसको कुछ हद तक न्यूजीलैंड के अंदर क्रिटिसाइज भी किया गया, जो कि मूवमेंट वगैरह काफी ब्लॉक हो गई थी, लोग थोड़ा परेशान हो गए थे, वैक्सीन्स आ गई थी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज कहीं ना कहीं लिमिट हो रही थी, तो ये सब चीजें भी मैटर कहीं ना कहीं करती हैं। इनफैक्ट अगर आप देखो तो दिसंबर 2022 में जैकिंडा आर्डर्न ने एक रॉयल कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठा दी है, ये देखने के लिए कि क्या सरकार के डिसीजन कोविड-19 की हैंडलिंग को लेके सही थे कि नहीं थे, और क्या न्यूजीलैंड तैयार है फ्यूचर पैंडेमिक्स के साथ जूझने के लिए। इन सब चीजों को लेके इन्होंने कमेटी बैठाई है, कमेटी की जब भी रिपोर्ट आएगी उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर अगला जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल न्यूज, नेशन वाइड स्ट्राइक्स हिट फ्रांस एज यूनियंस फाइट पेंशन प्लान्स। तो भैया फ्रांस के अंदर इमैनुअल मैक्रोन एक पेंशन प्लान लेके आए हैं, जिसमें ये बोला गया है कि भाई 62 साल रिटायरमेंट एज ना होकर 64 साल रिटायरमेंट होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडिया के अंदर सरकार 60 से 58 साल करना चाह रही है रिटायरमेंट एज, तो लोग बवाल मचा रहे हैं, और फ्रांस के अंदर 62 से 64 साल की जा रही है, तो लोग नाराज हो रहे हैं। अब नाराज क्यों रहे हैं मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब बात दोस्तों ये है, फ्रांस के अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रांस का जो रिटायरमेंट फंड है उसमें पैसा नहीं। एक तो रिटायरमेंट फंड फ्रांस का मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया जाता, जैसे इंडिया के अंदर जो रिटायरमेंट फंड है लोगों का एनपीएस के फंड है, यूएस के अंदर जो लोगों के रिटायरमेंट फंड्स होते हैं वो मार्केट में इन्वेस्ट किए जाते हैं, जिनकी उनकी प्रेजेंट मार्केट वैल्यू बढ़ती जाती है। फ्रांस में ऐसा नहीं, फ्रांस में लोगों के रिटायरमेंट फंड का जो पैसा है वो मार्केट में उतना इन्वेस्ट नहीं किया जाता है। एक प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि पर रिटायरी वर्कर कितने,
जैसे आज से 10-15 साल पहले फ्रांस में कुछ ऐसा सीन था कि अगर एक वर्कर रिटायर हो रहा है तो जो एक्टिव वर्कर्स हैं वो 4 होंगे फ्रांस की इकोनॉमी में। आज की डेट में अगर एक वर्कर रिटायर हो रहा है तो उसके अगेंस्ट काम करने वाले केवल 1.7 वर्कर्स हैं फ्रांस की इकोनॉमी में। रीजन ये है, फ्रांस एक डेवलप्ड कंट्री है, लोग बच्चे ज्यादा पैदा नहीं कर रहे हैं, तो एल्डरली लोग का प्रोपोर्शन थोड़ा ज्यादा है। अब रिटायर होने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं और फ्रेश काम करने वाले लोग कम हैं। तो इस कंटेक्स्ट में अगर इतनी स्पीड से लोग रिटायर होंगे और नए काम करने वाले लोग कम होंगे तो रिटायरमेंट फंड में पैसा कम आएगा। फ्रांस की सरकार के पास हो सकता है पैसा ही ना बचे रिटायर होने वाले लोगों को देने के लिए। इसीलिए फ्रांस की सरकार 62 से 64 कर रही है एज को, ताकि ओवरऑल एल्डरली लोग थोड़ा ज्यादा काम कर पाएंगे। इससे एक और चीज होगी, अगर लोग 62 से लेकर 64 साल तक काम करेंगे तो 2 साल के एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूशंस देंगे। हर साल हर महीने तनख्वाह से कटता है ना थोड़ा पैसा, वही आपको एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है अपनी सर्विस के एंड पे। तो 62 से 64 काम करेंगे तो 2 साल एक्स्ट्रा काम करेंगे तो 2 साल थोड़ा और एक्स्ट्रा सोशल सिक्योरिटी में पैसा डालेंगे, तो इससे एक फ्रांस की सरकार को लेवरेज मिल जाएगा रिटायरमेंट फंड को एडजस्ट करने का। और सिर्फ दोस्तों फ्रांस के अंदर ही नहीं, स्पेन, यूके, इन सब डेवलप्ड कंट्री में जो रिटायरमेंट एज होती है वो 65-66 के लगभग होती है। अब अगर आज की डेट पे सरकार इंडिया के अंदर सरकारी नौकरियों में 60 साल से 65-66 रिटायरमेंट एज कर दे तो लोग खुशी खुशी घूमें, बट इंडिया में ऐसा नहीं होने वाले, कुछ मत होइएगा। ये एक्चुअली में फ्रांस की हैपनिंग है और फ्रांस में इस बात को लेके काफी बवाल हो रहा है। लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आग फूंक रहे हैं, आप देख ही सकते हो यहाँ पे फिगर में, ये सब चीजें ओवरऑल यहाँ पे हो रही हैं। 2 साल रिटायरमेंट एज बढ़ाने से प्रति साल फ्रांस की सरकार के पास 17 बिलियन यूरोस यानी कि $19.1 बिलियन एक्स्ट्रा आएंगे। ठीक है ना। तो मैक्रोन साहब ने ओवरऑल ये रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया है। रिफॉर्म में इंट्रोड्यूस करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि कहीं इनका रिटायरमेंट सिस्टम बस्ट ना हो जाए, डूम ना हो जाए, इसलिए स्टेप लेना जरूरी है। लेकिन ऑब्वियसली बात है, इस प्रकार के प्रोग्रेसिव स्टेप्स लोगों को समझ में नहीं आएंगे और इसीलिए यहां पे बवाल हो रहा है। फ्रांस की बॉर्डरिंग कंट्रीज देख लें। फ्रांस लैंड बॉर्डर शेयर करता है बेल्जियम के साथ, लग्जमबर्ग के साथ, ओवरऑल आप देख लीजिए जर्मनी के साथ, स्विट्जरलैंड के साथ, इटली के साथ। ओके, तो ये कुछ और एक स्पेन के साथ। एक तरफ बे ऑफ बिस्के है फ्रांस में, ऊपर की तरफ इंग्लिश चैनल है, स्ट्रेट ऑफ डोवर, और साउथ में आता है मेडिटेरियन सी। तो फ्रांस के साउथ में मेडिटेरियन सी, वेस्ट में बे ऑफ बिस्के और नॉर्थ में इंग्लिश चैनल और स्ट्रेट ऑफ डोवर। ठीक है, तो ये ज्योग्राफिकल लोकेशन थोड़ी बहुत जरूर याद रखिएगा। अब आ जाते हैं भाई एडिटोरियल डिस्कशन में। एडिटोरियल में देखिए एक आर्टिकल तो यहाँ पे रिपीटेड ही है। एक तो पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड आर्टिकल है, इसको मैं आपके साथ भी डिस्कस करूंगा। मिडिल स्कूल चिल्ड्रन से रिलेटेड आर्टिकल, जियोपॉलिटिकल लेंस वाला आर्टिकल मैं अभी के लिए छोड़ रहा हूं। फैक्ट चेकिंग से रिलेटेड एक आर्टिकल है। अब ये मिडिल स्कूल चिल्ड्रन से रिलेटेड जो आर्टिकल है, इसमें उसी पर्टिकुलर रिपोर्ट, एसर रिपोर्ट की बात हो रही है। रुक्मणी बैनर्जी जी सीईओ हैं प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की, और यही पर्टिकुलर फाउंडेशन निकालता है एसर रिपोर्ट। तो 4 साल के बाद एसर रिपोर्ट आई, 2018 के बाद 2022 पे। इसलिए आप देखो मैं करंट अफेयर्स आर्टिकल में 2018 और 2022 को कंपेयर कर रहा था। ये एक नेशन वाइड हाउस होल्ड सर्वे है जो कि देश के सारे रूरल डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करती है। हर स्टेट का बेसिक लर्निंग और स्कूलिंग डाटा यहां पे होता है। ठीक है, तो 2018-22 में कोविड-19 ने कैसे इंडिया को इंपैक्ट किया, इससे रिलेटेड कुछ फिगर मैं आपको बता चुका हूं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 फाउंडेशनल लिटरेसी को बहुत इंपॉर्टेंस दे रही है। निपुण भारत इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ओवरऑल कैसे पॉलिसी को प्रैक्टिस में बदला जाए, कैसे ओवरऑल अर्ली ईयर्स इन प्राइमरी स्कूल में इंप्लीमेंटेशन के थ्रू पढ़ाई के लेवल्स को इंप्रूव करने की कोशिश की जाए, इसके रिस्पेक्ट में यहां बातचीत की गई है। अब 2018 में बताया गया कि जो ऑल इंडिया रूरल एनरोलमेंट फिगर था 6 से 14 साल के बच्चों में, वो था 97.2%। यहां पे मैं लड़के लड़की दोनों की बात कर रहा हूं, सिर्फ गर्ल चाइल्ड की बात नहीं कर रहा हूं। पहले गर्ल चाइल्ड का फिगर था। तो 6 से 14 साल की एज ग्रुप में 2018 में 97.2% बच्चे एनरोल्ड थे, 2022 में 98.4% बच्चे एनरोल्ड हैं। और ये तो ज्यादा एनरोलमेंट हुआ, उसकी एक वजह यह है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में एनरोलमेंट बढ़ा है। ठीक है, अब ओवरऑल गवर्नमेंट स्कूल्स में एनरोलमेंट बढ़ने की वजह यह हो सकती है कि फैमिली इनकम कम हुई हो, लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल बंद हो गए हो कोविड-19 के चलते, लोगों के पास पैसे नहीं है सरकारी स्कूलों गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूलों में डालने के लिए, तो सरकार ने ज्यादा एवेन्यूज अवेलेबल करवाए हों। एक्स्ट्रा सर्विसेज जैसे मिड डे मील राशन, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स ये रिमोटली शेयर किए गए, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स के अंदर अवेयरनेस कि वो अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजें, ये भी यहाँ पे बढ़ी है। इंडिया के अंदर 25 मिलियन बच्चों को एजुकेशन दे पाना अपने आप में बहुत टफ टास्क है। इंडिया कितना बड़ा और डाइवर्स है, लेकिन इस पढ़ाई के साथ साथ ऑथर ये भी कह रहे हैं कि जो माँ बाप बच्चों को यहाँ पे पढ़ा रहे हैं
उसमें एक तो ट्रेंड ये देखने को मिल रहा है कि जो माँ बाप है एरिथमेटिक में स्किल्स बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बट इंडिया के अंदर जो रीडिंग और एरिथमेटिक के स्किल्स हैं वो घटते नजर आ रहे हैं। अगर ग्रेड 2 लेवल की डिफिकल्टी के टेक्स्ट को आपको पढ़ना हो, वैसे ये सारे पॉइंट्स मैं कल के एडिटोरियल में या कल के करंट अफेयर्स में डिस्कस कर चुका हूं, अगर आपने देखा होगा तो आपको याद हो कि मैथमेटिक्स में बेसिक अरिथमेटिक को चेक करने के लिए 3 डिजिट मेंबर को सिंगल डिजिट से डिवाइड करने की चीजें देखी जाती हैं और क्लास 2 का रीडिंग लेवल पढ़ाया जाता है। अब इंडिया के अंदर प्रॉब्लम यह है कि कक्षा 5 और कक्षा 8 में भी जो पढ़ने वाला बच्चा है वो क्लास 2 के ग्रेड के रीडिंग टेक्स्ट को, और आप कह लो एक बेसिक एरिथमेटिक प्रॉब्लम को उस लेवल पे सॉल्व नहीं कर पाता। अब देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, लेस देन थर्ड ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन स्टैंडर्ड 5 एंड लेस देन हाफ ऑफ दोज इन स्टैंडर्ड 8 कुड डू डिवीजन इन प्री कोविड टाइम्स। तो प्री कोविड टाइम्स में कक्षा 5 में पढ़ने वाला बच्चा में 1/3 बच्चा ओवरऑल आप कह लो कक्षा 2 के एरिथमेटिक कर पाएगा, और कक्षा 8 में पढ़ने वाले आधे से कम बच्चे ओवरऑल कक्षा 2 के अरिथमेटिक कर पाएंगे। यह कोविड-19 से पहले की बात। और अब ओवरऑल ये बेसिक लर्निंग लेवल और डिक्लाइन हो चुके हैं और नीचे गिर चुके हैं, ये सर का एविडेंस बोलता है। स्पेसिफिक और प्रिसाइज स्टैटिस्टिक्स मैंने कल के एडिटोरियल और करंट डिस्कशन में डिस्कस किए, तो उसको एक बार जरूर देख लीजिए। तो ये जो प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की एसर रिपोर्ट निकल के आई है 2022 की, इसने 2018 से कुछ कंपैरिजंस किए हैं और अपने आप में कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स यहां पे हमको बताया। अब पिछले 10 सालों में बहुत सी नई टेक्नोलॉजी डोमेन्स, काम करने का तरीका, बहुत सारी चीजें अलग आ गई हैं। तो उस कंटेक्स्ट में टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ रही है, लेकिन फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी स्किल्स के रिस्पेक्ट में जो क्वांटम है वो यहां पे बढ़ता नजर नहीं आ रहा है। अब माँ बाप को लगता है कि वो अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाएंगे तो कल चल के उनके बच्चे ओवरऑल किसी ब्लू कॉलर या व्हाइट कॉलर जॉब में काम करेंगे, बट एक्चुअली में ऐसा होने वाले नहीं है। इंडिया में 25 मिलियन बच्चे हैं, अगर आप उनको सब स्कूल में इनरोल कर भी देते हो तो कल की डेट में ग्राउंड लेवल पे उतर के सब बहुत अच्छी नौकरियां कर लेंगे, इस बात के चांसेस बहुत कम है। तो स्किलिंग पे फोकस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्किल एक ऐसी चीज है जो कि आपके हाथ में रहती है और वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में आपको बहुत फायदा पहुंचाएगी, आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाएगी, आप अच्छे पैसे कमा सकते हो अपने स्किल्स के बेसिस पे। बट इंडिया के एजुकेशन में कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में ज्यादा नंबर स्कोर करना, उस प्रकार की स्कूलिंग वाला कंसेप्ट आज भी पॉपुलर है, जो कि एक्चुअली में उतना यूजफुल है नहीं। तो ये बातें यहाँ पे सीईओ साहब बता रही हैं। आगे आ जाते हैं पॉक्सो कैट के रिस्पेक्ट में। आर के विज साहब जो कि फॉर्मर स्पेशल डायरेक्टर पुलिस रह चुके हैं छत्तीसगढ़ में, इनका व्यू पॉइंट यहाँ पे देखते हैं। 10 साल हो चुके हैं पॉक्सो एक्ट 2012 को आए हुए। यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड इन 1992, इसके हिसाब से ही मतलब इंडिया ने इसको रेटिफाई किया था, यूएन कन्वेंशन को, राइट्स ऑफ चाइल्ड को। इसके रिस्पेक्ट में इंडिया ने पॉक्सो एक्ट 2012 में लागू किया। ये इफेक्ट में आया 14 नवंबर 2012 को और अब इसको 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं। काम क्या है इसका? ऑफेंसेस रिलेटेड टू सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड सेक्सुअल अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन को टैकल करना। अब कहीं ना कहीं पॉक्सो के अंदर कन्विक्शन रेट कम है, जो इल्जाम जो फाइनली कन्विक्ट किया जाता है मिलॉट करके कि हाँ भाई यू आर गिल्टी, वो कम है। और ओवरऑल पॉक्सो के अंदर एज ऑफ कंसेंट को भी 18 साल से कम करके 16 साल किया गया है। अब बात दोस्तों ये है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी मेल और फीमेल विक्टिम्स अंडर पॉक्सो को अलग से मतलब पब्लिश नहीं करता, लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर अगर देखा जाए तो कुछ डाटा अवेलेबल है। मेल चाइल्ड विक्टिम्स 1000 पॉक्सो केसेस में हर 1000 में 8 है, मतलब 0.8% ओवरऑल मेल चाइल्ड विक्टिम से पॉक्सो केसेस में। तो ओवरऑल देखा जाए तो कहीं ना कहीं मेल चिल्ड्रन के अंदर अगेंस्ट जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है वो एक मिनिमम क्वांटम फॉर्म करता है। बट फिर भी अच्छी बात यह है कि सोसाइटी इस बात को लेकर अवेयर है कि पॉक्सो और चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस मेल चाइल्ड के अगेंस्ट भी हो सकते हैं। आज की डेट में अवेयरनेस बहुत हो गई है, कोर्ट्स के इंटरवेंशन के चलते, सिविल सोसाइटी के इंटरवेंशन के चलते कहीं ना कहीं चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस को आइडेंटिफाई किया जाता है, उनको अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी मटेरियल को इंडिया में बैन किया गया। अगर आपके अगेंस्ट चाइल्ड पोर्नोग्राफी, आपके पोजेशन में भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी मैटर पाया गया तो आप लीगली प्रोसिक्यूटेबल हो गए। पता है ना, आप ड्रग्स लेते हो ना लेते हो, आपके पास अगर ड्रग्स पाया गया तो पकड़ के जेल में डाल दिए जाओगे, बेल भी नहीं होगी। अगर आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी नहीं देते हो बट आपके पोजेशन में पाई गई है तो यू विल बी ट्राइड अकॉर्डिंग टू लॉ। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के स्ट्रॉन्ग पीनल प्रोविजंस के चलते एक बड़ा ही अच्छा अवेयरनेस है इस समय पे सोसाइटी में चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस को लेके। लेकिन अभी भी कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के अंदर भी जो ऑफेंसेस का इन्वेस्टिगेशन होता है वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के हिसाब से होता है। और इसमें क्या होता है
कि भैया प्रोसिक्यूट्रिक्स जिसने ओवरऑल जिसके अगेंस्ट क्राइम हुआ उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है, मेडिकल और फॉरेंसिक लेबोरेटरी की एग्जामिनेशन की रिपोर्ट लग रही है, एफएसएल रिपोर्ट, बच्चे की एज को डिटरमिन किया जा रहा। वैसे तो पॉक्सो एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि बच्चे का स्टेटमेंट एक वुमेन सब इंस्पेक्टर रिकॉर्ड करेगी, बट पुलिस फोर्स में केवल 10% वुमेन है और बहुत सारे तो थाने बिना वुमेन के ऑपरेट कर रहे हैं। तो कई बार तो क्या होता है कि बच्चे का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना, वहां पे कोई वुमेन ऑफिसर है ही नहीं, कोई वुमेन कांस्टेबल है ही नहीं। 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक स्कीम बनाई थी जिसमें यह बोला गया था इन्वेस्टिगेशन यूनिट ऑन क्राइम अगेंस्ट वुमेन बनाओ, जिसमें 15 पुलिस ऑफिसर्स हो, वुमेन हो, कम से कम 1/3 वुमेन ऑफिसर हो, बट वो भी यहां पे नहीं बनाई गई। केंद्र की सरकार समय समय पर राज्य की सरकारों को पैसा प्रोवाइड करती है, बट राज्य की सरकारें उतने खुले दिल से ओवरऑल महिला डेस्क को स्ट्रेंथन नहीं कर रही हैं, ज्यादा वुमेन पुलिस ऑफिसर्स को डिप्लॉय नहीं कर रही हैं। तो ये सब चीजों के चलते ओवरऑल चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस में स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड करते हुए बच्चों को थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। फिर शाफी मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में साफ साफ वो प्रोविजंस और तौर तरीके डिस्कस किए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि कैसे हीनियस ऑफेंसेस में आप ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करोगे, उनको कैसे कैप्चर करोगे, उनको कैसे प्रिजर्व करोगे। कई बार कैप्चर और प्रिजर्विंग उस स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं होता है, तो जो ओवरऑल यहां पे एविडेंस निकल के आता है उसको बाद में आराम से जो वकील होते हैं ना वो डिफेंड कर लेते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। जो भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा डिवाइस की गई हैं, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को अवेलेबल करवा के उस हिसाब से ऑडियो वीडियो कैप्चर करना बहुत जरूरी है, बट हमारे पास उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पे है नहीं। आज की डेट में जब भी पॉक्सो के केसेस में अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है तो उस केस में गर्ल का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और कभी कभी मेडिकल एग्जामिनेशन में 2 फिंगर टेस्ट भी इस्तेमाल किया जाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट इस 2 फिंगर टेस्ट को बैन कर चुका है। अगर आप 2 फिंगर टेस्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो 2 फिंगर टेस्ट मेरे नाम हर्षित दीदी के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको पर्टिकुलर वीडियो मिल जाएगी। कई बार क्या होता है कि चार्जशीट के साथ एफएसएल ओवरऑल फॉरेंसिक सर्विसेज लेबोरेटरी की रिपोर्ट लगी ही नहीं होती है। कई बार इस बात को लेकर कोर्ट में बहस हो जाती है कि एक्चुअली में जो विक्टिम है वो जुवेनाइल है या नहीं है, या फिर जो एक्यूज्ड है वो भी जुवेनाइल है कि नहीं है। अभी रिसेंटली मैंने आपको एडिटोरियल में बताया था कि एकेडमिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से उस लड़की की उम्र 17 साल थी, लेकिन जब मेडिकल एक्सपर्ट्स ने उसका एग्जामिनेशन किया तो यह बताया कि हो सकता है उसकी उम्र 19 से 21 साल हो। तो उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे डिफेंडेंट्स बोल रहे थे कि नहीं भाई, आप मेडिकल एग्जामिनेशन के बेसिस पे कंफर्म नहीं कह सकते कि 19 से 21 साल का है। और आज की डेट में हम एज को प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट और एकेडमिक्स के बेसिस पे वेरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि गांव के हॉस्पिटल में बर्थ रजिस्टर हुई नहीं, माँ बाप को बर्थ की डेट याद नहीं, उनसे पूछो पैदा कब हुआ बच्चा तो बोलते हैं पानी बरस रहा था उस दिन। तो डेट ऑफ बर्थ को असर्टेन कर पाना ही अपने आप में बड़ी मुश्किल बात हो जाती है, चाहे फिर वो विक्टिम हो चाहे फिर वो एक्यूज्ड हो, खासकर एक्यूज्ड के केस में खासा कर। फिर भाई सीआरपीसी में और पॉक्सो के अंदर भी जो मैक्सिमम टाइम है रेप के केसेस को इन्वेस्टिगेट करने का वो 2 महीने है। तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है उसके ऊपर अनड्यू प्रेशर होता है, उसको 2 महीने के अंदर चार्जशीट फाइल करनी है। अभी 2 महीने के अंदर वो प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट कर ही नहीं पाएगा, और उसको पता है कि पॉक्सो केसेस की मॉनिटरिंग केंद्र की सरकार कर रही है थ्रू CCTNS क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। तो अगर वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर 2 महीने के अंदर पॉक्सो की इन्वेस्टिगेशन को सबमिट नहीं करता है तो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो वो इस बात में टेंशन में रहता है, तो जल्दी जल्दी रिपोर्ट फाइल करता है। जल्दी जल्दी रिपोर्ट फाइल करोगे तो गलत रिपोर्ट फाइल कर दोगे, सही तरीके से आप जिस पर्टिकुलर पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर इल्जाम ही नहीं लगाओगे। फिर भाई एक एक्यूज्ड को अरेस्ट करने के 90 दिन के अंदर अगर आपकी चार्जशीट पुटअप नहीं होती है तो उस एक्यूज्ड को बेल मिलेगी। तो इस प्रकार के जो प्रोविजंस है ना वो एक्चुअली में विक्टिम को जस्टिस नहीं दे रहे हैं, वो एक्यूज्ड को जस्टिस दे रहे हैं। क्योंकि क्या है कि आप इन्वेस्टिगेशन को तेज कर रहे हो विक्टिम को इंसाफ दिलाने के लिए, बट ये जो प्रोविजंस हैं कि भाई 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल नहीं हुई तो एक्यूज्ड को बेल मिल जाएगी, और ओवरऑल 2 महीने के अंदर चार्जशीट फाइल करनी तो किसी के ऊपर भी इल्जाम लगा दिया, तो ऐसे केसेस में जो एक्यूज्ड है वो कभी कभी बेनिफिट ले जाता है। तो ये बेनिफिट लेना सही नहीं है। पॉक्सो एक्ट में प्रॉपर अमेंडमेंट्स रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है ताकि सही तरीके से उन बच्चियों को और लड़कों को इंसाफ मिल सके जिनके अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं। ठीक है भाई। फिर अगली न्यूज, इस पर्टिकुलर न्यूज में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस प्रपोजल को क्रिटिसाइज किया गया है, जिसमें ओवरऑल अगर पीआईबी की फैक्ट चेकिंग यूनिट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बोलती है कि तुम्हारा ये जो पर्टिकुलर पोस्ट है ये फेक है, तो उस केस में उस पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को वो पर्टिकुलर पोस्ट हटा देना। मतलब पीआईबी ने अगर किसी पर्टिकुलर फैक्ट को फ्लैग किया है तो उसको आपको हटा देना है सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को। अब इससे ऑथर यहां पे बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास जरूरत से ज्यादा ताकत रख रही है।
अगर आप देखो तो ये जो पीआईबी है ये नोडल एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इसका काम क्या है? डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन टू द प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जो भी सरकारी एग्जाम की तैयारी करते हैं उनको बोला था पीआईबी पढ़ो। क्यों पीआईबी पढ़ो? क्योंकि पीआईबी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन न्यूज को रिलीज करता है, और फिर पीआईबी जब न्यूज रिलीज कर देती है उसके आधार पर टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस ये सब उस न्यूज को कवर करते हैं। तो बेसिकली सरकारी पॉलिसी, प्रोग्राम, इनिशिएटिव, अचीवमेंट्स को रिलीज करना पीआईबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो भी एक प्रकार का मीडिया हाउस हो गया। अब ये मीडिया हाउस को ये ताकत दी जा रही है कि भाई जो ये मीडिया हाउस बोलेगा कि हाँ भाई ये एब्सर्ड न्यूज है, फेक न्यूज है, उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हटाएगा। मतलब इस सोशल मीडिया हाउस को एक लिमिट से ज्यादा ताकत दी जा रही है, मतलब सरकार को एक लिमिट से ज्यादा ताकत दी जा रही है। मतलब एक प्रकार का ऐसा माइंडसेट यहां पे प्रोपोगेट किया जा रहा है जहां पे सरकार फैक्ट चेकिंग वेबसाइट पीआईबी को ताकत देके एक्चुअली में अपने पास ही ताकत ले रही है कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सर्कुलेट होने वाले किसी भी कंटेंट को रोक सकते हैं, जो कि सही नहीं है। और फिर बीजेपी पार्टी के रिस्पेक्ट में बात की जाइए। बीजेपी पार्टी के जो पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा साहब, उनका टेन्योर जून 2024 तक बढ़ाया गया है। वो इसलिए चूंकि ओवरऑल प्रधानमंत्री मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह का कॉन्फिडेंस है उनके ऊपर। कहीं ना कहीं ओवरऑल बीजेपी की नेशनल मीट हुई, उसमें बातचीत हुई कि हाँ भाई डिमोनेटाइजेशन की वजह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जो भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं बीजेपी के ऊपर गलत हैं, बीजेपी कॉम्प्लेसेंट नहीं है, बीजेपी लोगों की जितने भी आपके लोग एप्रीहेंशन है उनका ध्यान रख रही है, उनको रियल टाइम में एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। तो इस प्रकार की कुछ बातें बोली गई हैं। फिर रिसेंटली बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले हैं। त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय में इलेक्शन है, तेलंगाना में इलेक्शन है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में इलेक्शन है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में इलेक्शन है। इन सबको जीतने की कोशिश करेगी बीजेपी। यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में भी इलेक्शंस होंगे। तो यहाँ पे ओवरऑल बीजेपी के जो भी स्पोक्स पर्सन है वो बोल रहे हैं कि बीजेपी कॉम्प्लेसेंट नहीं है, लोगों के इश्यूज के प्रति एप्रीहेंसिव है, उनको समझने की कोशिश कर रही है, रिजॉल्व करने की कोशिश कर रही है। तो इस प्रकार की बात है। पॉलिटिकल आर्टिकल है इसलिए उतना सीरियसली मैंने इसको लिया नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग से लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।